नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। तो हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 2 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 में डेफिनेशन को बताया गया है और उसमें ये लास्ट डेफिनेशन है रिलेवेंट फैक्ट। इसके पहले हम लोगों ने बाकी सारी डेफिनेशंस को कवर कर लिया है। तो आइए समझते हैं कि रिलेवेंट फैक्ट होते क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको बेयर एक्ट की वो डेफिनेशन दिख रही है जिसमें रेलिवेंट एक्ट को बताया गया है। को हम लोग फैक्टम प्रोवेंड्स भी कहते हैं या फैक्टम प्रोवेंडम भी कहते हैं, जिसका मतलब है फैक्ट्स दैट प्रूव्स। वो फैक्ट जिसको हमको जो हम प्रूफ करते हैं। ठीक है। अ फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर in any of the ways referred to in the provision of this अधिनियम relating to the relevancy of fact। अब यहां पे डेफिनेशन से ये बताया गया है कि एक फैक्ट को रेलिवेंट तभी कहा जा सकता है जब वो दूसरे किसी फैक्ट के द्वारा कनेक्टेड हो। कोई भी फैक्ट आइसोलेशन में रेलिवेंट नहीं हो सकता है। जब उसके साथ किसी दूसरे फैक्ट को कनेक्ट किया जाएगा तब वो रेलिवेंट होगा। आगे बढ़ते हैं और इसको धीरे धीरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और तब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि रेलेवेंट फैक्ट होता क्या है। रेलेवेंट फैक्ट हमेशा कनेक्शन में होता है और एक फैक्ट को दूसरे के कनेक्शन के माध्यम से प्रूफ किया जाता है। देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, ए फैक्ट कैन नेवर बी रिलेवेंट इन आइसोलेशन। अगर सिंगल कोई फैक्ट है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है। रेलेवेंसी के लिए, किसी भी फैक्ट को रेलेवेंट बताने के लिए किसी दूसरे फैक्ट के साथ उसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। Relevancy is a connection or relationship between the two fact। रेलिवेंसी का मतलब हमेशा ये होता है कि किन्हीं दो फैक्ट का एक दूसरे के साथ कनेक्शन का बताना। कनेक्शन, अब यहां पे कनेक्शन को आप कैसे प्रूफ करोगे? कनेक्शन इज एज पर द सेक्शन 4 to 50 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 4 से लेकर 50 तक, 4 से लेकर 50 तक में रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में बताया गया है कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे। ठीक है। तो 4 से 50, सेक्शन 4 से लेकर 50 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ये बताता है कि कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे कनेक्शन के साथ। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में देखिए, हमने यहाँ पे राम और श्याम को लिया है। राम और श्याम दो भाई हैं और एक किसी जमीन के टुकड़े के लिए उनका जो है झगड़ा था। किसी जमीन के टुकड़े के लिए उनका झगड़ा था और वो दोनों, अब वहां पे मान लीजिए कि सीसीटीवी लगा हुआ है घर के बाहर वो उसी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। सीसीटीवी लगा हुआ है और दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, ऐसा सीसीटीवी में दिख रहा है। सीसीटीवी घर के अंदर नहीं लगा है। दोनों आर्ग्यू करते हुए कमरे के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसमें से राम और श्याम दोनों अंदर गए और थोड़ी देर बाद राम क्राई करते हुए, चिल्लाते हुए बाहर आता है और राम के सर से खून बह रहा होता है। तो यहां पे देखिए क्या फैक्ट है। 4 तरह के फैक्ट यहां पे मिले। राम और श्याम के पास आर्ग्यू करने के लिए मोटिव था। तो पहला चीज मोटिव है, एक जमीन है जिसके लिए वो दोनों लड़ रहे थे। सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड हुआ, बाहर वो दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, एक दूसरे से बाताकही हो रही है। राम और श्याम बाताकही करते करते अंदर जाते हैं। वहां श्याम को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाठी डंडा मिला होगा, कुछ भी मिला होगा, कोई हथियार मिला होगा जिससे उसने राम के सर पे वार कर दिया। वो नहीं दिखा किसी को, लेकिन राम थोड़ी ही देर बाद चिल्लाता हुआ बाहर आता है और राम के सर पर लाठी से, सॉरी लाठी नहीं कहूंगा, अब अंदर किससे उसने क्या उपयोग किया ये नहीं पता, लेकिन राम चिल्लाता हुआ बाहर आता है और राम के सर से खून बह रहा होता है। तो ये इफेक्ट है। राम चिल्लाता हुआ बाहर आता है, वो कंडक्ट है। अंदर जाने पे अपॉर्चुनिटी श्याम को मिली। तो यहां पे देखिए ये रिलेवेंट फैक्ट है। मोटिव था, अपॉर्चुनिटी थी, कंडक्ट था, इफेक्ट था। तो ये चारों फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये प्रूफ किया जा सकता है कि ये देखिए साहब, सीसीटीवी में बाहर हम लोग लड़ रहे हैं, अंदर जाते हैं, वहां भाई अब राम कहेगा कि वहां उसने किस हथियार से श्याम ने हम पे वार कर दिया।
फिर सीसीटीवी में बाहर दिखता है कि राम चिल्लाता हुआ बाहर आ रहा है, और सीसीटीवी में भी दिखता है कि राम के सर से खून बह रहा है, ब्लीड हो रहा है। तो यहाँ पे फैक्ट क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट। तो चार तरह के फैक्ट मिले, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इनको हम लोग रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। दोस्तों, रेलेवेंट फैक्ट में दो तरह की चीजें आती हैं, लॉजिकल फैक्ट और लीगल फैक्ट। लॉजिकल फैक्ट क्या होता है, अब कोई भी कॉमन सेंस से निकाल ले। लॉजिकल फैक्ट ये है कि कॉमन सेंस है। जैसे अगर हम एक कॉमन सेंस के बारे में बात करें कि कहीं दूर आपने देखा कि वहां पे धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है। धुआं का उठना और आग का लगना, ये दोनों अलग अलग फैक्ट हो गए। तो कोई भी ये कह सकता है कि आग लगने से धुआं निकल रहा है, ये फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये लॉजिक है, ये लॉजिकल है, कॉमन सेंस की बात है। धुआं उठना, आग लगना, ये एक लॉजिकल बातें हैं। और लॉजिक्स क्या होते हैं, लॉजिक्स सभी लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, सभी लोगों के लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं। तो सभी लॉजिकल फैक्ट लीगल फैक्ट हों, ये कोई जरूरी नहीं है। सभी लॉजिकल फैक्ट, मैं ये कह रहा हूं, बार बार ध्यान से सुनिएगा, सारे लॉजिकल फैक्ट लीगल फैक्ट हों, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं बाहर से आया और मेरे कपड़े गीले हैं, पूरी तरह से मेरे बाल से लेकर कपड़े गीले हो गए हैं। अब इसमें ये कोई लॉजिक लगाया कि लग रहा है बाहर पानी बरस रहा है, सर का पूरा कपड़ा गीला हो गया, सर से भी गीले हो गए, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि बाहर। कोई एक लॉजिक ये बना सकता है। दूसरा लॉजिक ये भी बना सकता है कि लग रहा है सर बाहर आ रहे थे, किसी ने पानी फेंक दिया। तो लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं और सभी लॉजिक लीगल नहीं हो सकते। तो लीगल क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बीएसए क्या कहता है, बट बीएसए इज नॉट बेस्ड अपॉन द लॉजिकल रिलेवेंसी बट बेस्ड ऑन लीगल रिलेवेंसी। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो किसी भी लॉजिकल रिलेवेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमेशा रेलेवेंट लीगल लॉजिक पे बात करता है, और लीगल लॉजिक सेक्शन नंबर 4 से लेकर 50 तक दिए गए। दोस्तों, यहां पे मैंने देखिए एक बड़ा सा सर्कल बनाया हुआ है, उसके अंदर छोटा सा सर्कल रखा है। बड़ा सर्कल डिफाइन कर रहा है लॉजिकल रेलेवेंसी को, और जबकि छोटा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है लीगल रेलेवेंसी को। सभी लीगल रेलेवेंसी लॉजिकल रेलेवेंसी होते हैं। अगर हम बात करें कि सभी लीगल फैक्ट लॉजिकल होते हैं, लेकिन सभी लॉजिकल फैक्ट लीगल हो कोई जरूरी नहीं है। हर एक इंडिविजुअल के लॉजिक्स अलग अलग हो सकते हैं। तो लॉजिक के बेस पे कोई निर्णय नहीं लिया जाता कि मैं ये लॉजिक लगाता हूं। लॉजिकल रिलेवेंसी नॉट कंसिडर्ड बिकॉज लॉट्स ऑफ लॉजिक, एवरी पर्सन यूज डिफरेंट लॉजिक। इनफाइनाइट लॉजिक, दैट इज वाई नॉट कंसिडर्ड। तो इनफाइनाइट लॉजिक हो सकते हैं जिसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो लॉजिक आपकी समझ में आ गया, लीगल लॉजिक आपको समझ में आ गया। आइए हम लोग बात करें कि डेफिनेशन के सेक्शन 2 में एक चीज, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में एक चीज नई ऐड की गई है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have the same meaning as assigned to them in said act and संहितास। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई वर्ड और एक्सप्रेशन इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन नहीं किए जा सके, लेकिन वो किसी दूसरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिफाइन किए गए हों, या भारतीय बीएनएसएस में डिफाइन किया गया हो, या बीएसए में डिफाइन किया गया हो, बीएनएस में डिफाइन किया गया हो, वो डेफिनेशन यहां पर मानी जाएगी। मतलब एक बार मैं फिर समझाना चाहूंगा, यहां ये नया सब क्लॉज ऐड किया गया, और इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कोई वर्ड या एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन वो आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया, बीएनएसएस में डिफाइन किया गया, या बीएनएस में डिफाइन किया गया, तो वो डेफिनेशन यहां मानी जाएगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, लाइक्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।